हेलो एवरीवन, मैं दरिया आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिसर्च और नर्सिंग रिसर्च क्या होती है, नर्सिंग रिसर्च की आवश्यकता क्यों है और नर्सिंग रिसर्च की क्या अच्छी विशेषताएं होनी चाहिए। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि नर्सिंग रिसर्च के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें जिससे आने वाले सभी वीडियो की सीधी जानकारी आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। Managing clinical responsibility is a challenge for nurses and nursing profession. Nurses require extraordinary range of knowledge, skills, and talents to provide quality care to their patients. आज के मॉडर्न समय में नर्स को एक क्वालिटी केयर प्रोवाइड कराने के लिए बेटर नॉलेज, स्किल और टैलेंट की आवश्यकता होती है और एक नर्स की जिम्मेदारी होती है कि क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान विभिन्न प्रकार के जो चैलेंजेस आते हैं उन चैलेंज को पूरा करने के लिए वो नॉलेज के साथ और स्किल के साथ रेडी हो। दिस कैन बी अचीव्ड बाय पर्पजफुल रीडिंग ऑफ रिसर्च रिपोर्ट्स एंड रिसर्च समरीज इन द प्रैक्टिस एरिया एंड बाय कंडक्टिंग और पार्टिसिपेटिंग इन रिसर्च स्टडीज टू डेवलप न्यू नॉलेज। तो इन चुनौतियों से पार पाने के लिए नर्स को अलग अलग प्रकार की रिसर्च रिपोर्ट्स को स्टडी करना चाहिए। इसके साथ साथ जो रिसर्च स्टडीज है उनमें वो पार्टिसिपेट करे जिससे कि उसको नया नॉलेज डेवलप हो सके। नर्सिंग रिसर्च जनरेट न्यू नॉलेज दैट बूस्ट साइंटिफिक प्रैक्टिसेस एंड इज द ओनली वैलिड नॉलेज दैट नर्सेज कैन रिप्लाई अपॉन इन देयर प्रैक्टिस। नर्सिंग रिसर्च के थ्रू एक नया नॉलेज जनरेट होता है जो हमारे साइंटिफिक प्रैक्टिस को बढ़ावा देता है। हम बेटर पेशेंट केयर दे सकते हैं और बेटर हम रिसर्च के साथ एविडेंस प्रैक्टिस अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेफिनेशन एंड मीनिंग। द टर्म रिसर्च इज लैटिन मीन्स टू नो। रिसर्च का एक लैटिन अर्थ होता है टू नो, जानना। द वर्ड रिसर्च इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच लैंग्वेज एंड इट्स लिटरल मीनिंग इज इन्वेस्टिगेट थरोली। रिसर्च एक फ्रेंच वर्ड है जो फ्रेंच लैंग्वेज से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेटिंग थोरोली, प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना। इट इज़ ए न्यू वे ऑफ एक्सपीरियंसिंग रियलिटी। रिसर्च इज टू सर्च अगेन और टू एग्जामिन केयरफुली। किसी रियलिटी को एक बार फिर से एक्सपीरियंस करना ही रिसर्च है। मीन्स पूर्व में जो चीज़ हो चुकी है उसको और रिफाइन करने के लिए नए तरीके से अपन जो रिसर्च करते हैं, री एग्जामिन करते हैं, वही रिसर्च है। आइए एक डेफिनेशन से देखते हैं। रिसर्च इज क्रिएटिव एंड सिस्टमेटिक वर्क अंडरटेकन टू इंक्रीज द स्टॉक ऑफ नॉलेज। रिसर्च एक क्रिएटिव आर्ट है, क्रिएटिव वर्क है, एक सिस्टमेटिक वर्क है जिसके थ्रू अपन नॉलेज को इंक्रीज करते हैं। इट इन्वॉल्व द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए टॉपिक और इश्यू। रिसर्च के थ्रू अपन डेटा कलेक्ट करते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करते हैं और एनालिसिस करते हैं और एक नया नॉलेज और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं जो हमारी अंडरस्टैंडिंग और बेटर बनाती है। एक और डेफिनेशन से समझने का प्रयास करते हैं। रिसर्च इज सिस्टमेटिक इंक्वायरी दैट यूजेस डिसिप्लिन्ड मेथड्स टू आंसर क्वेश्चंस एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। द अल्टीमेट गोल ऑफ रिसर्च इज टू डेवलप, रिफाइन एंड एक्सपांड ए बॉडी ऑफ नॉलेज। रिसर्च एक साइंटिफिक इंक्वायरी होती है जो रूल्स को फॉलो करते हुए, डिसिप्लिन मेथड अपनाते हुए आंसर्स को गेट करती है या सॉल्यूशन डेवलप करती है जो प्रॉब्लम के थ्रू हमें अराइज हुआ है। द अल्टीमेट गोल ऑफ रिसर्च इज टू डेवलप, रिफाइन एंड एक्सपैंड ए बॉडी ऑफ नॉलेज। नॉलेज को डेवलप करना, उसको रिफाइन करना और उसको और विस्तारित करना रिसर्च का प्रमुख गोल होता है। अब देखते हैं नर्सिंग रिसर्च क्या होती है। अकॉर्डिंग टू पॉलिट एंड बेक, नर्सिंग रिसर्च is a systematic inquiry designed to develop knowledge about issues of importance to the nursing profession such as nursing practice, education, administration and informatics. नर्सिंग रिसर्च एक सिस्टमेटिक इंक्वायरी है जो नॉलेज को डेवलप करने के लिए अप्लाई की जाती है। नर्सिंग फील्ड के विभिन्न प्रकार के इश्यू, अलग अलग प्रकार के एरिया जैसे कि नर्सिंग प्रैक्टिस हुआ, नर्सिंग एजुकेशन हुआ, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन हुआ या इंफॉर्मेटिक्स की जो स्पेसिफिक एरिया है उनसे रिलेटेड और डेवलप करने के लिए सिस्टमेटिक इंक्वायरी करना ही नर्सिंग रिसर्च कहलाता है। नेक्स्ट है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ नर्सिंग रिसर्च। नर्सिंग रिसर्च की आवश्यकता क्या है, क्या महत्व है? तो नंबर 1 है टू डेवलप ए साइंटिफिक नॉलेज बेस फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस। नर्सिंग प्रैक्टिस करने के लिए, नए ज़माने के साथ एडवांस होने के लिए साइंटिफिक नॉलेज डेवलप करना इसका प्रमुख इम्पोर्टेंट नीड है। नंबर 2,
It provides evidence of the nursing action that is effective in promoting positive patient outcome in terms of positive aspect of health, including survival rates, states of physical and emotional health, and satisfaction with healthcare services. नर्सिंग रिसर्च में हमें एविडेंस की ज़रूरत होती है। साइंटिफिक नॉलेज में एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करने के लिए, पेशेंट के पॉजिटिव एस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए, पेशेंट की सर्वाइवल रेट को बढ़ाने के लिए, उसकी फिजिकल कंडीशन को बेटर करने के लिए, इमोशनल हेल्थ को और अच्छा बनाने के लिए, और उसका जो हमारी जो केयर है, नर्सिंग केयर, उसके प्रति पेशेंट को सेटिस्फैक्ट्री भाव उत्पन्न करने के लिए नर्सिंग रिसर्च की आवश्यकता है। अगले नीड देखते हैं, इट वैलिडेट्स नर्सिंग एज ए प्रोफेशन। नर्सिंग, चूँकि नर्सिंग ए प्रोफेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है, परंतु नर्सिंग रिसर्च के थ्रू अपन इसको वैलिडेट करते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। इट डेमोन्स्ट्रेट अकाउंटेबिलिटी ऑफ द प्रोफेशन। नर्स की पेशेंट के प्रति क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा प्रोफेशन उसकी क्लाइंट के प्रति क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये नर्सिंग रिसर्च शो करती है। इट इज़ नीडेड फॉर द कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ प्रोफेशन। अगर किसी भी प्रोफेशन को बहुत आगे तक जाना है तो उसमें रेगुलर ग्रोथ होना ज़रूरी है। अगर हम नए नॉलेज के साथ डेवलप नहीं हो पाएंगे, जुड़ नहीं पाएंगे, तो हमारा प्रोफेशन ग्रोथ नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड रिसर्च। एक अच्छी रिसर्च में क्या क्या खास बातें होनी चाहिए, वो हम एक एक करके देखते हैं। रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस दैट आइडेंटिफाइज वेरिएबल्स एंड टेस्ट द रिलेशनशिप बिटवीन देम। नंबर 1, सबसे पहली विशेषता है कि रिसर्च सिस्टमेटिक तरीके से कंडक्ट होनी चाहिए, जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि वेरिएबल्स क्या होगा। वेरिएबल्स मीन्स जिन चीज़ों को अपन स्टडी में शामिल करने वाले, हमें स्टडी किस चीज़ की करनी है, हमारा जो कंटेंट, जो टॉपिक होगा स्टडी का, वो क्या रहेगा, और जो रिलेशनशिप क्या है, उन वेरिएबल्स की रिलेशनशिप क्या है। तो अपन एक बार देख लेते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स में भी ए पर्सन, प्लेस, थिंग वी आर ट्राइंग टू मेजर इन आवर स्टडी। हमारी स्टडी में हम जिस चीज़ को मेजर करना चाह रहे हैं, हम टेस्ट करना चाह रहे हैं, वही वेरिएबल्स कहलाता, जो वेरी करता है, जिसकी जो लिमिट है वो फिक्स नहीं रहती, वो चेंज होती रहती है। जैसे कि हाइट हुई, पेशेंट की हाइट हो सकती है, वेट हो सकता है, एज हो सकती है, ये सब वेरिएबल्स हो सकते हैं। नंबर 2, इट इज़ लॉजिकल एंड इट कैन बी डुप्लीकेटेड बाय अदर्स। नर्सिंग रिसर्च लॉजिक बेस्ड होती है और उन लॉजिक को अपन दोबारा यूज में ले सकते हैं। इट इज हैज़ क्लियरली डिफाइंड पर्पजेज। एक अच्छी नर्सिंग रिसर्च या रिसर्च का जो ऑब्जेक्टिव है, वो पर्पज वो पहले से डिफाइंड होता है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस रिसर्च का, अनावश्यक रूप से रिसर्च नहीं करते, उसका कोई ऑब्जेक्टिव सेट रहता है। इट एग्जर्ट्स कंट्रोल ओवर सिचुएशंस और एक्सटर्नियस वेरिएबल्स एंड द वेरिएबल्स अंडर स्टडी। स्टडी में हम जिस चीज़ को स्टडी करने जा रहे हैं वो वेरिएबल्स कहलाती है, लेकिन उसके साथ जुड़े हुए कुछ इश्यू होते हैं जो उस वेरिएबल को प्रभावित करके रिजल्ट को परिवर्तित कर सकते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, एक्सटर्नियस वेरिएबल्स। ऐसे फैक्टर जो स्टडी के वेरिएबल को प्रभावित करके परिणाम को बदल सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, उन्हें एक्सटर्नियस वेरिएबल्स कहते हैं। तो एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं कि हम एक स्टडी करना चाहते हैं। मान लीजिए कि हम प्रतिदिन कितना नींद लेते हैं, एक स्टूडेंट प्रतिदिन कितने घंटे सो रहा है और जो परीक्षा में जो मार्क्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, अर्थात उसकी प्रतिदिन की जो नींद है उसके मार्क्स को प्रभावित कर रही है, कितना कर रही है। अब इसमें उसको जो रोज़ वो सो रहा है, नींद ले रहा है, ये क्या कहलाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जबकि उसका जो मार्क्स में, जो क्लास में जो मार्क्स आएंगे बच्चों के, वो क्या कहलाएंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। कोई स्टूडेंट 8 घंटे सोया पढ़ते थे, कोई 6 घंटे सोए, कोई 5 घंटे, अलग अलग सोए, तो जो उनकी नींद का जो ग्राफ है, नींद की जो अमाउंट है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगी। जबकि जो उनके जो मार्क्स आएंगे वो क्या कहलाएंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो इस प्रकार जब कोई एक्स्ट्रा जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वेरिएबल्स को प्रभावित करके परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे सोते समय बाहर हंगामा ज़्यादा हो रहा था, कमरे का, रूम का जो टेम्परेचर है वो प्रभावित कर सकता है कि टेम्परेचर के कारण से जो नींद है वो नींद प्रॉपरली नहीं आ पाई थी। इट इज़ डिडक्टिव एज इट इन्वेस्टिगेट्स ए स्मॉल सैंपल एंड फाइंडिंग्स कैन बी जनरलाइज्ड टू ए लार्जर पॉपुलेशन। यहाँ पर डिडक्टिव का मतलब क्या है
कि रिडक्टिव एक प्रकार की डिडक्टिव रीजनिंग या रीजनिंग का प्रकार होता है, मीन्स इट टेंडिंग टू प्रेजेंट ए प्रॉब्लम इन ए सिंप्लीफाइड फॉर्म। रिडक्टिव टेक्निक के द्वारा हम जो उस रिसर्च प्रॉब्लम होती है उसको सिंपल वे में प्रेजेंट करते हैं, मीन्स हम जनरल से स्पेसिफिक की ओर जाते हैं, हम जनरल जो प्रॉब्लम है उसको स्पेसिफिक वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, इट क्रिएट्स एम्पेरिकल एविडेंसेज एज डिसीजंस आर बेस्ड ऑन द डेटा कलेक्टेड। मीन्स क्या हुआ इसका कि नर्सिंग रिसर्च में जो एविडेंस होते हैं वो वेरीफाइबल हो सकते हैं, जो हमें जो फाइंडिंग्स आ रही है उन फाइंडिंग्स को अपन वेरीफाई कर सकते हैं, वो काल्पनिक चीज़ें नहीं हो सकती है, पर्सनल बिलीफ नहीं होता है। इट प्रोड्यूसेज ए रिलायबल रिजल्ट्स दैट कैन बी रिप्लिकेटेड एज अदर में फाइंड द सेम रिजल्ट्स। हमारे जैसे रिसर्च के जो रिजल्ट होते हैं वो रिजल्ट्स वापस से दूसरी, अगर कोई उसी टूल्स को उपयोग करते हुए कोई व्यक्ति दोबारा उसी तरीके से रिसर्च करेगा तो वो जो रिजल्ट है वो वापस उसमें भी देखने को मिल सकते हैं, मीन्स वो रिलायबल है। जो चीज़ बार बार एक सेम तरीके से प्रोड्यूस होती है वो रिलायबल कहलाती है। इट प्रोड्यूसेज वैलिड फाइंडिंग्स दैट आर रिप्रोड्यूसिबल। रिसर्च के थ्रू जो फाइंडिंग्स आती है वो वैलिड होती है क्योंकि वापस से दोबारा रिप्रोड्यूस हो सकती है। अगर वापस से वो रिसर्च रिपीट की जाएगी, दोबारा दोहराई जाएगी तो वापस से वही परिणाम लगभग वापस आते हैं, रिप्रोड्यूसिबिलिटी कहलाती है। तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। इट मेंटेन्स एक्यूरेसी इन ऑल स्टेप्स। नर्सिंग रिसर्च के जितने भी स्टेप्स होते हैं आगे वो अपन देखेंगे डिटेल में, उन सब स्टेप्स में एक्यूरेसी के साथ वो अप्लाई किए जाते हैं। इट मेंटेन्स ओरिजिनलिटी, किसी प्रकार की डुप्लीकेसी इसमें नहीं होती है, किसी प्रकार की फॉल्ट्स इसमें नहीं होती है, ओरिजिनली रिसर्च स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज की जाती है। इट मीट्स एथिकल प्रिंसिपल्स। कुछ नैतिक प्रिंसिपल्स होते हैं जिसमें स्टडी में जो पार्टिसिपेंट जो है भाग ले रहे हैं उनके राइट्स क्या है या मोरल प्रिंसिपल्स को अपन फॉलो करते हुए रिसर्च करते हैं। कभी भी अनएथिकल प्रिंसिपल्स का यूज रिसर्च में नहीं किया जाता है। तो अच्छी रिसर्च एथिकल प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, द इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पार्टिसिपेंट। रिसर्च स्टडी में जो पार्टिसिपेंट भाग लेना चाह रहे हैं उनसे लिखित में कंसेंट या परमिशन ली जाती है, बिना परमिशन के बिना कंसेंट लिए उनको शामिल नहीं करते हैं। इट टेस्ट ए होल थ्योरी और द पार्ट्स ऑफ ए थ्योरी। रिसर्च के थ्रू अपन एक थ्योरेटिकल पोर्शन को कम्प्लीटली टेस्ट कर सकते हैं, उसके पार्ट को भी टेस्ट कर सकते हैं। तो पार्ट और संपूर्ण दोनों प्रकार से थ्योरी टेस्टेड की जाती है। इट डेवलप्स थ्योरी। नर्सिंग रिसर्च के थ्रू अलग अलग नर्सिंग थ्योरी या दूसरे प्रकार की थ्योरी या सिद्धांत विकसित कर सकते हैं। इट यूजेज लॉजिकल रीजनिंग इन जनरेशन ऑफ नॉलेज बोथ डिडक्टिवली एंड इंडक्टिवली। तो रिसर्च प्रोसेस के दौरान जो रीजनिंग है उसके थ्रू अपन उसके दो तरीकों के थ्रू अपन यूज लेते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग क्या है? These are statement that an argument is based on how an outcome was decided। मीन्स हमारी रिसर्च में किस प्रकार से जो आउटकम परिणाम क्यों आ रहा है इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये एक प्रकार से लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू ये नॉलेज जनरेट होता है। इसके दो तरीके हो सकते हैं, डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग। तो डिडक्टिव रीजनिंग क्या है? इट वर्क्स फ्रॉम जनरल टू द मोर स्पेसिफिक। एक सामान्य थ्योरी है, सामान्य चीज़ से अपन स्पेसिफिक की ओर जाते हैं जिसमें तो नॉलेज का जो साइज है वो कम होता था, अपन स्पेसिफिक की तरफ बढ़ रहे होते हैं, इसलिए इसे कहते हैं डिडक्टिव। जबकि इंडक्टिव में क्या होता है? स्पेसिफिक से अपन ब्रॉड एरिया की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रकार डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग दोनों प्रकार की रीजनिंग इसमें यूज में ली जाती है। द फाइंडिंग्स कैन बी यूज फॉर डिस्क्रिप्शन, प्रेडिक्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या कहती है कि इसकी जो फाइंडिंग्स आएगी रिसर्च की उसको अपन डिस्क्राइब कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में फ्यूचर फोरकास्टिंग अपन कर सकते हैं। और एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट, और स्टडी में हमने क्या चीज़ जो स्टडी की है उसको अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फिनोमेना क्या है? एन ऑब्जर्वेबल फैक्ट और इवेंट। जिस चीज़ को अपन ऑब्जर्वेबल करें, कोई फैक्ट को अपन स्टडी करें, उसको अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो डिस्क्राइब कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। प्रेडिक्शन मीन्स स्टेटमेंट मेड अबाउट फ्यूचर, उसकी फ्यूचर की अपन कंडीशन के बारे में
डिक्लेरेशन दे सकते हैं और उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एट्रीब्यूट्स ऑफ ए रिसर्चर। एक अच्छे रिसर्चर में क्या क्या गुण होने चाहिए। ए रिसर्चर शुड हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स टू इफेक्टिवली कंडक्ट द रिसर्च। दीज आर नंबर 1, ए रिसर्चर शुड बी ए सब्जेक्ट एक्सपर्ट। जो व्यक्ति सब्जेक्ट में उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होता है वही एक अच्छा रिसर्चर हो सकता है। दे शुड हैव क्वालिटी सच एज एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मतलब क्या होता है? एंड्योरेंस मीन्स स्ट्रेंथ टू कंटिन्यू डिस्पाइट फैटिग, स्ट्रेस और अदर एडवर्स कंडीशन। रिसर्च एक लंबी प्रोसेस होती है। रिसर्च के दौरान स्ट्रेस भी उत्पन्न होती है, थकान भी होती है और कई प्रकार की विपरीत परिस्थितियाँ भी आती है। इसके बावजूद भी एक अच्छा रिसर्चर क्या होता है? प्रतिबद्धता के साथ, धैर्य के साथ आगे बढ़ता है। तो एंड्योरेंस एक बहुत बड़ा एट्रीब्यूट्स है। नंबर 2, कमिटमेंट, द वे ऑफ बाइंडिंग सेल्फ विथ पर्पस। प्रतिबद्धता, हम लगातार अपने ऑब्जेक्टिव के साथ जुड़े हुए रहते हैं, तो अच्छा रिसर्चर उसमें एक गुण होना चाहिए। एंड ए सेंसिटिव माइंड, और किसी प्रकार के चेंजेस के प्रति आदमी को रिसर्चर सेंसिटिव होना जरूरी है। एंड शुड बी पर्पस ओरिएंटेड, वो अपने गोल और ऑब्जेक्टिव को माइंड सेट में रखता है। नंबर 2, द रिसर्चर शुड आल्सो हैव साइंटिफिक टेम्पर विद ए स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रैशनल अप्रोच। एक अच्छे रिसर्चर की जो नेचर है वो साइंटिफिक होनी चाहिए। नंबर 2, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, उसमें कुछ नया नया जानने की भावना, उत्सुकता, जिज्ञासु प्रवृत्ति का रिसर्चर होना चाहिए। एंड रैशनल अप्रोच, रैशनल अप्रोच मीन्स क्वालिटी ऑफ बीइंग बेस्ड ऑन रीजन। रिसर्चर हर चीज़ के लिए रीजन ढूंढता है, ऐसे किसी चीज़ को वो अज्यूम नहीं करता है। नंबर 3, द रिसर्चर मस्ट बी ऑब्जेक्टिव एंड अवॉइड सेंटिमेंट्स एंड इमोशनल इंटरप्रिटेशंस ऑफ फैक्ट। एक अच्छा रिसर्चर ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या? बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल फीलिंग्स। रिसर्चर सब जो कुछ वो बिलीव करता है वो फैक्ट पे करता है, वो पर्सनल चीज़ों से इन्फ्लुएंस या खुद की फीलिंग से इन्फ्लुएंस या प्रभावित नहीं था। फैक्ट क्या करे वो उसी पे विश्वास करता है। एंड अवॉइड सेंटिमेंट्स, सेंटिमेंट्स क्या है? ए पर्सनल बिलीफ और जजमेंट दैट इज नॉट फाउंडेड ऑन प्रूफ। हमारी पर्सनल फीलिंग क्या करी, हमारी भावना क्या करी, इमोशंस क्या करी है, उस पर अपन बिलीव नहीं करेंगे। हमें फैक्ट क्या करे हम उस पर बिलीव करते हैं। तो ये अच्छा रिसर्चर इससे गुण उसमें होता है। एंड इमोशनल इंटरप्रिटेशंस ऑफ फैक्ट, और जो फैक्ट है उनको अच्छे से इमोशनली किस प्रकार वो इंटरप्रेट कर सकता है, ये गुण उसमें होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं साइंटिफिक मेथड क्या होता है। रिसर्च भी एक प्रकार की साइंटिफिक मेथड होती है। तो साइंटिफिक मेथड अपन पहले सीख लेते हैं, उसके बाद अपन बात करेंगे रिसर्च प्रोसेस। द साइंटिफिक मेथड इज ए प्रोसेस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन दैट इज यूज्ड टू एक्सप्लोर ऑब्जर्वेशन एंड आंसर क्वेश्चंस। सवालों के जवाब ढूंढने के लिए, नए नए ऑब्जर्वेशन का पता लगाने के लिए एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस ही क्या कहलाती है? साइंटिफिक मेथड। तो साइंटिफिक मेथड एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं और नए नए ऑब्जर्वेशन, नई नई चीज़ें अपन खोज करते हैं और अपनी समस्या के लिए आंसर ढूंढते हैं। स्टेप्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड के 6 प्रमुख स्टेप होते हैं। नंबर 1, आस्क ए क्वेश्चन। द साइंटिफिक मेथड स्टार्ट व्हेन वी आस्क ए क्वेश्चन अबाउट समथिंग दैट यू ऑब्जर्व। हम लोग कुछ चीज़ें ढूंढना चाह रहे हैं, जिसकी अगर अपन स्टडी करना चाह रहे हैं, अध्ययन करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड हमें आंसर क्वेश्चन हमारे माइंड में होने चाहिए। हाउ, व्हाट, व्हेन, हु, विच, वाई और वेयर। इस प्रकार के सभी प्रकार के जो सवाल है उस समस्या से, कि समस्या क्या है, समस्या कैसी है, समस्या कब हुई, समस्या किस प्रकार हुई, क्यों हुई, कहाँ हुई। तो प्रॉब्लम से रिलेटेड सारे प्रकार के सवाल हमारे माइंड में। तो पहला स्टेप शुरू होता है प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन के साथ। नंबर 2, डू बैकग्राउंड रिसर्च और रिव्यू ऑफ लिटरेचर यूजिंग लाइब्रेरी एंड इंटरनेट रिसर्च टू हेल्प अस फाइंड द बेस्ट वे टू डू थिंग्स एंड एंश्योर दैट यू डोंट रिपीट मिस्टेक्स फ्रॉम द पास्ट। रिसर्च में एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है साइंटिफिक मेथड में, कि जो पहले से जो इस पर स्टडी हो चुकी है उनको अपन अच्छे से एक बार पढ़ ले, उनको रिव्यू कर ले, ताकि वो गलतियां हम नहीं करें जो पहले हुई है। नंबर 3, कंस्ट्रक्ट ए हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस इज एन एजुकेटेड गेस अबाउट हाउ थिंग्स वर्क। कि कोई चीज़ कैसे काम करती है, उसके पीछे संभावित कारण क्या हो सकता है, एक एजुकेटेड उसका जो गेस है वो हाइपोथेसिस कहलाता है। इट इज एन अटेम्प्ट टू आंसर योर क्वेश्चन विद एन एक्सप्लेनेशन दैट कैन बी टेस्टेड। हमारा जो आंसर है, हमारा जो क्वेश्चंस है, उन दोनों में आपस में एक
रीजन अपन सेट करते हैं। हम एक अटेम्प्ट कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन का ये आंसर हो सकता है और उसको अपन टेस्ट भी कर सकते हैं कि ये आंसर है या नहीं है। ए गुड हाइपोथेसिस अलाउज अस टू मेक ए प्रेडिक्शन। एक अच्छी हाइपोथेसिस से अपन प्रेडिक्शन कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि इफ़ आई डू दिस देन दिस विल हैपन। यदि मैं इस प्रकार ये करूँगा तो ये चीज़ होंगी। अर्थात जो मैं कर रहा हूँ, जो होने वाला, उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एक रीजन है, कारण प्रेजेंट होता है। स्टेट बोथ योर हाइपोथेसिस एंड द रिजल्टिंग प्रेडिक्शन यू विल बी टेस्टिंग। तो हाइपोथेसिस और जो रिजल्ट होता है, उसका जो प्रेडिक्शन होता है, उनको अपन क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं कि हमारी हाइपोथेसिस सही हो रही है या नहीं हो रही है। प्रेडिक्शन मस्ट बी इजी टू मेजर। इस प्रकार जो प्रेडिक्शन होगी उनको अपन को कैसे मेजर करेंगे वो इसमें पहले से डिसाइडेड होता है। जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं, एक हाइपोथेसिस का एग्जांपल, ड्रिंकिंग शुगर कंटेनिंग ड्रिंक्स डेली लीड्स टू बीइंग ओवरवेट। अगर कोई व्यक्ति शुगर वाले ड्रिंक्स रोज़ ले रहा है तो वो ओवरवेट हो सकता है। तो शुगर के जो ड्रिंक्स है, पेय पदार्थ है, और उसके ओवरवेट होने में एक रिलेशनशिप है जो हम मान रहे हैं। इसी प्रकार स्मोकिंग सिगरेट्स डेली लीड्स टू कैंसर। अगर कोई व्यक्ति डेली सिगरेट पीता, धूम्रपान करता है तो उससे कैंसर हो सकता है। ये भी एक हाइपोथेसिस का एग्जाम्पल है। तो हाइपोथेसिस का निर्माण करना तीसरा प्रमुख स्टेप है साइंटिफिक मेथड का। नंबर 4, टेस्टिंग हाइपोथेसिस बाय डूइंग एन एक्सपेरिमेंट। हमने जो परिकल्पना की है, जो हाइपोथेसिस की है, उसको अपन टेस्ट करते हैं कि वो सही है या नहीं है। We can experiment test whether our prediction is accurate and the hypothesis is supported or not. Prediction हमने जो किया, hypothesis हमने जो सेट की, वो फैक्ट आ रही है या नहीं आ रही है, वो सपोर्टेड है या नहीं है, ये हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आर एक्सपेरिमेंट टू बी ए फेयर टेस्ट। प्रेडिक्शन का पता लगाने के लिए अपन टेस्ट करते हैं, तो हमारा टेस्ट फेयर होना चाहिए, जिससे हमें पता लगे कि हमारी हाइपोथेसिस मैच कर रही है या नहीं कर रही है। वी शुड आल्सो रिपीट आवर एक्सपेरिमेंट सेवरल टाइम्स टू मेक श्योर दैट द फर्स्ट रिजल्ट वर नॉट जस्ट एन एक्सीडेंट। कभी कभी अपन ये मान लेते हैं कि गलती से भी ये रिजल्ट आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि किसी कारण से आया हुआ। तो इसलिए अपन क्या कर सकते हैं, अपने एक्सपेरिमेंट को कई बार अपन रिपीट करके देखते हैं। अगर बार बार रिप्रोड्यूसिबिलिटी आ रही है, वो रिजल्ट बार बार आ रहा है, इसका मतलब ये किसी ना किसी लॉजिक के कारण आ रहा है, तुक से या संयोग से नहीं आ रहा है। तो हाइपोथेसिस को अपन टेस्ट करते हैं, ये चौथा स्टेप है। नंबर 5, एनालाइज डाटा एंड ड्रॉ ए कंक्लूजन। वंस एक्सपेरिमेंट इज कंप्लीट वी विल कलेक्ट आर मेजरमेंट्स एंड एनालाइज देम टू सी इफ दे सपोर्ट योर हाइपोथेसिस और नॉट। जब हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, एनालाइज डाटा करते हैं, तो हमें ये पता लगता है कि हमारी हाइपोथेसिस सपोर्ट हो रही नहीं हो रही, हमने जो परिकल्पना की थी वो सही साबित हो रही है या नहीं हो रही है। इफ प्रेडिक्शंस आर नॉट एक्यूरेट एंड देयर हाइपोथेसिस आर नॉट सपोर्टेड and in such cases they will communicate the results of their experiment and then go back and construct a new hypothesis and prediction based on information they learned during their experiment। अब साइंटिफिक मेथड के दौरान यदि एनालाइज के दौरान हमें ये पता लगता है कि हमारी हाइपोथेसिस, हमने जो परिकल्पना की है, वो सपोर्ट नहीं हो रही है, रिजल्ट उसके फेवर में नहीं, रिजल्ट उसके अगेंस्ट में जा रहे हैं, तब क्या करना होगा, साइंटिफिक मेथड में हमें वापस से नई हाइपोथेसिस बनानी पड़ेगी, वापस से नए प्रेडिक्शन बनाने पड़ेंगे और एक्सपेरिमेंट को वापस से दोबारा करना पड़ेगा। दिस स्टार्ट्स मच ऑफ द प्रोसेस ऑफ द साइंटिफिक मेथड ओवर अगेन। इस प्रकार साइंटिफिक मेथड में जब तक अपनी हाइपोथेसिस अपन सही नहीं साबित कर सकते हैं, तब तक उसको बार बार रिपीट किया जाता है। इवन इफ दे फाइंड दैट देयर हाइपोथेसिस वाज सपोर्टेड दे मे वांट टू टेस्ट इट अगेन इन ए न्यू वे। अलग अलग तरीकों से हाइपोथेसिस को बार बार टेस्ट किया जाता है, जिससे कंफर्म रहे कि किस कारण से ये हाइपोथेसिस सही हो रही है। नेक्स्ट और आखिरी स्टेप है कम्युनिकेटिंग रिजल्ट्स। जब कोई भी साइंटिफिक रिसर्च या कोई साइंटिफिक मेथड पूरा होता है, तो लास्ट में उसका जो रिजल्ट क्या है उसको अपन को कम्युनिकेट करना एक इंपॉर्टेंट और आखिरी स्टेप होता है। टू कंप्लीट आवर प्रोजेक्ट वी विल कम्युनिकेट आवर रिजल्ट टू अदर्स इन ए फाइनल रिपोर्ट एंड और ए डिस्प्ले बोर्ड। Professional scientists do almost exactly the same thing by publishing their final report in a scientific journals। हमारे स्टडी के जो रिजल्ट्स के आ रहे हैं उनको अपन एक स्टडी के रिजल्ट्स को कम्युनिकेट कर सकते हैं, रिपोर्ट के रूप में कर सकते हैं, बोर्ड पे डिस्प्ले कर सकते हैं, छोटी स्टडी है तो। या जो बड़े बड़े जो साइंटिस्ट स्टडी करते हैं, वो जो जर्नल्स होती है, इंटरनेशनल जो जर्नल्स होती है बड़ी बड़ी, उनमें अपनी स्टडी को पब्लिश
करा, जैसे कि और लोग इसको पढ़ सके और ये रिजल्ट वो लोगों तक कम्युनिकेट हो सके। इस प्रकार ये 6 प्रमुख स्टेप है जो साइंटिफिक मेथड में प्रेजेंट होते हैं। अब इस चार्ट के थ्रू, इस पिक्चर के थ्रू अपन समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार हमने साइंटिफिक मेथड अप्लाई करते हैं और किस प्रकार लास्ट कम्युनिकेशन तक अपन पहुंचते हैं। तो नंबर 1 सबसे ऊपर है आस्क ए क्वेश्चन, नेक्स्ट है डू बैकग्राउंड रिसर्च, फिर आगे चलेंगे अपन कंस्ट्रक्ट ए हाइपोथेसिस, टेस्ट विद एन एक्सपेरिमेंट। फिर अपन क्या करेंगे, हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे, फिर देखेंगे प्रोसीजर वर्किंग, कि हमारे हाइपोथेसिस जो एक्सपेरिमेंट जो चल रहा है वो वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि हमारी रिसर्च स्टडी या हमारा साइंटिफिक मेथड प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है, उसका आंसर नो आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ट्रबल शॉट प्रोसीजर, केयरफुली चेक ऑल स्टेप्स एंड सेटअप। जब कोई चीज़ प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही तो अपन क्या कर सकते हैं, उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है उनको एनालाइज करते हैं और वापस से शुरू करने का प्रयास करते हैं। अगर हमारी प्रोसीजर साइंटिफिक मेथड आगे बढ़ रही है तो हम क्या करेंगे, एनालाइज डाटा एंड ड्रॉ कंक्लूजन, अपन तब कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं। अब कंक्लूजन में 2 चीज़ें आ सकती है, रिजल्ट्स अलाइन विथ हाइपोथेसिस, रिजल्ट हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो हमने माना था वही परिणाम आ रहा है या पार्शली भी आ रहा है उससे रिलेटेड, तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट्स को सामने कम्युनिकेट करते हैं। अगर परिणाम अनुकूल नहीं आते तो अपन वापस से कहाँ पहुंच जाएंगे, कंस्ट्रक्ट ए हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंटल डाटा बिकम्स बैकग्राउंड रिसर्च फॉर न्यू और फ्यूचर प्रोजेक्ट। कोई भी एक्सपेरिमेंट फेल नहीं होता, उसने कुछ ना कुछ सीख मिलती है जो आगे रिसर्च के लिए वो बेस का काम करते हैं। आस्क न्यू क्वेश्चन, फॉर्म न्यू हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट अगेन। और अगर रिजल्ट हमारे हाइपोथेसिस से मैच नहीं कर रहे हैं, प्रेडिक्शन हमारी प्रूव नहीं हो पा रही है, तो अपन वापस से नई हाइपोथेसिस पे जाते हैं और दोबारा से ये प्रोसेस वापस शुरू करते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन आस्क करना, बैकग्राउंड रिसर्च को स्टडी करना, हाइपोथेसिस का निर्माण करना, हाइपोथेसिस को टेस्ट करना और डेटा को एनालाइज करना और कंक्लूजन को ड्रॉ करना और कम्युनिकेशन जो रिजल्ट आ रहे हैं उनको कम्युनिकेट करना, ये 6 प्रमुख स्टेप्स होते हैं जो साइंटिफिक मेथड के दौरान उपयुक्त रूप से प्रयोग में लिए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो अपन बात करेंगे कि रिसर्च प्रोसेस के कौन कौन से स्टेप होते हैं। यदि आज की वीडियो आपको नॉलेजफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए किसी फ्रेंड, फैमिली मेंबर या जानकार लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो इस वीडियो को सीधा लिंक लोगों तक शेयर करें जिससे कि उनको इस टॉपिक में जानकारी मिल सके। धन्यवाद।